हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमराज राय है और मैं बिजनेस प्लेनेट बाय हिमराज राय पे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बायजूस कंपनी के बारे में। बायजूस कंपनी क्या है? हमारे देश की सबसे पहली और सफल एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी बायजूस है। एडटेक यूनिकॉर्न का क्या मतलब है? एडटेक का मतलब होता है जो ऑनलाइन मोड पे काम करे। और हम ऑनलाइन से क्या समझते हैं कि किसी वेबसाइट पे जाकर के पढ़ना, किसी ऐप पे जाकर के पढ़ना। हाँ, बस वही है। और साथ ही साथ यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है? वो कंपनी जो अपना वैल्यूएशन 1 बिलियन कर लेती है। $1 बिलियन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए 1 बिलियन का मतलब होता है हिंदी में 1 अरब। ठीक है, 1 अरब की उसकी कीमत यानी कि 100 करोड़ की उसकी वैल्यूएशन होनी चाहिए। और अगर डॉलर लगा हुआ है उसके नाम के आगे, तो इट मीन्स जो भी उस समय पर डॉलर की वैल्यू हो, लाइक इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर 80 रुपये हुई या 82 रुपये हुई, तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से वैल्यूएशन निकलता है एक यूनिकॉर्न कंपनी का। हमारे इंडिया से सबसे पहली कंपनी जो यूनिकॉर्न बनी थी एडटेक इंडस्ट्री में, वो थी बायजूस। इसके संस्थापक थे बायजू रविंद्रन। और ये एक साउथ इंडियन पर्सन थे। बचपन से ही इनको पढ़ाने का बड़ा शौक था। पढ़ने में बहुत होशियार थे, साथ ही साथ खेल कूद में भी बहुत आगे थे। मस्ती मस्ती में लोगों को पढ़ाया करते थे और उन बच्चों के एग्जाम निकल जाते थे। इन्होंने खुद 2-3 बार कैट का एग्ज़ाम दिया। कैट यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो आईआईएम्स में जाने के लिए कंपलसरी होता है। आपको किसी भी अच्छे मैनेजमेंट स्कूल से या कॉलेज से पढ़ाई करनी हो एमबीए की, तो आपको इस एग्ज़ाम को क्लेरिफाई करना कंपलसरी होता है। इस एग्ज़ाम को बिना किसी प्रिपरेशन के सिर्फ यूं ही दे डाला और निकाला, वो भी मल्टीपल टाइम्स। साथ ही साथ जब उन्हें ऐसा लगा कि क्यों ना मैं ये चीज़ें और बच्चों को सिखाऊं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद के आसपास के बच्चों को, अपने कलीग्स को और उनके छोटे भाई बहनों को पढ़ाना चालू किया। और देखिए उनके भी एग्जाम निकलने चालू हो गए। इतना देख कर के आईआईएम से इनको ऑफर आने चालू हो गए कि आप आओ और आकर के हमारे बच्चों को एज अ फैकल्टी पढ़ाना चालू करो। लेकिन इन्होंने उस ऑफर को नहीं स्वीकारा, क्योंकि इनका लाइफ में विजन और मिशन कुछ और था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एक कोचिंग लॉन्च की। इन्होंने सोचा कि अब मैं इसको फुल टाइम करूँगा। इन्होंने कोचिंग लॉन्च की और कोचिंग में सबसे पैसे नहीं मांगते थे, सबको फ्री डेमो देते थे कि आप आइए, आकर के पढ़िए और अगर आपको अच्छा लगता है तब एडमिशन लीजिए। पहले आप हमारी क्वालिटी को समझिए, फिर आप हमें पे करिएगा। इससे क्या होता था, इस वर्कशॉप में मैक्सिमम बच्चा क्लोज हो जाता था। क्लोज का मतलब, अगर 10 बच्चों ने इस वर्कशॉप को अटेंड किया है तो 6-7 बच्चे बहुत इजीली इसमें इनरोल हो जाते थे। इतना अच्छा रिजल्ट देख करके इनने क्या किया, इन्होंने सोचा कि मैं अपनी कंपनी को और बड़े स्केल पे ले जाता हूँ। और फाइनली इन्होंने 2011-2012 में अपनी कंपनी को वीडियोस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इन्होंने और भी लोगों को अपने साथ में जोड़ा, अपने कलीग्स को, अपनी फ्यूचर वाइफ को, और भी जो इनको ऐसा लगा कि हाँ भाई, ये पढ़ा सकते हैं हमारी कोचिंग के साथ जुड़ के, ये बच्चों को सिखा सकते हैं, हमारे देश का भविष्य बनाया जा सकता है। उन लोगों की टीम खड़ी करके अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खड़ा किया। तभी इनको फंड मिलना चालू हो गया, अलग अलग इन्वेस्टर इन्हें पैसा देने लग गए। और 2015 में इन्होंने मार्केट से मिले इन्वेस्टमेंट से अपना एक ऐप लॉन्च कर दिया जिसका नाम था लर्न एंड थिंक। और गाइस मैं आपको बताऊं, 2011 में जब इन्होंने वीडियो स्ट्रीमिंग चालू की, उस समय पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी। इनफैक्ट जब 2015 में भी इन्होंने अपना ऐप लॉन्च किया तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट सबके लिए अवेलेबल नहीं था इंडिया में। लेकिन इन्होंने उसको किया और काफ़ी अच्छे से जो बच्चों को सिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे। 2015 में इनके ऐप लॉन्च होते ही मार्केट से इतने सारे वेंचर कैपिटलिस्ट इनको पैसा देने लग गए। जिन्हें नहीं मालूम है वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, तो मैं बताना चाहूँगा। वीसी फॉर्म होती है जिसे वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं। और ये क्या करती है, कोई भी स्टार्टअप अगर फंड रेज करना चाहता है, उसे ग्रो होने के लिए पैसे की आवश्यकता है, तो उसके बिजनेस मॉडल को देख करके, उसकी ग्रोथ को देख करके उसके अनुपात में पैसा निवेश करती है। यदि आपका कोई स्टार्टअप है और आप चाहते हो उसमें पैसा कोई कैसे निवेश करे, तो आप कंसल्टिंग के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने जब इस इन्वेस्टमेंट इनके पास में अनलिमिटेड आने लग गई, तो इन्होंने 2017 में उसका मार्केटिंग में यूज़ करना चालू कर दिया। उन्होंने एसआरके यानी कि शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। और जो ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने, इसके बाद में लोगों का ट्रस्ट और बिल्ड हुआ, क्योंकि
शाहरुख खान आज हमारे देश के बहुत बड़े एक्टर हैं और जब वो किसी ब्रांड की तारीफ करते हैं ना तो लोगों को लगता है कि आज ये हमारा बहुत विश्वसनीय ब्रांड है, हमें इसके साथ जोड़ना चाहिए। यही नहीं, इसके बाद में इन्होंने और भी मार्केटिंग की अलग अलग वेंचर किए। लाइक इन्होंने आईपीएल को प्रमोट किया, कई सारी टीम्स को और कई सारे स्पोर्ट्स को इन्होंने फंड प्रोवाइड किया, बायजूस की तरफ से स्पॉन्सर इवेंट किए। इससे क्या हुआ, मार्केट में बड़े स्केल पे लोग बायजूस के साथ जुड़ने लग गए, अपने बच्चों का एडमिशन कराने लग गए। और 2018 में ये फाइनली घोषित होगी हमारी इंडिया की सबसे पहली एड टेक स्टार्टअप कंपनी विद दी वैल्यूएशन ऑफ 1 बिलियन, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1 अरब होता है 100 करोड़, है ना। तो इसी प्रकार से इनकी सक्सेस स्टोरी थी। यहाँ तक इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन 2019 में वो मनुष्य पल आया जिसने हर बिजनेस को बर्बाद किया है, और वो था कोरोना पैंडेमिक लॉकडाउन। और क्या हुआ कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस थे उन्हें बहुत अच्छा बूस्ट मिला। वो ख़त्म नहीं हुए, जहाँ पे दूसरे बिजनेस ख़त्म हो रहे थे वहाँ पे ऑनलाइन बिजनेसेस सफल होते जा रहे थे। बायजूस को अपनी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा सफलता मिलने लग गई, और वो सफलता बहुत बड़ी थी, वो छोटी मोटी नहीं थी। और ना केवल बायजूस को, जो दूसरी कंपनियां भी मार्केट में थी उन्होंने भी बहुत अच्छा ग्रो किया। मैं कई सारी एडटेक कंपनीज को जानता हूँ जिन्होंने लॉकडाउन में अपने नॉर्मल बिजनेसेस से 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा बेटर बिजनेस किया। लेकिन लॉकडाउन में तो सब अच्छा चला, लेकिन लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ तब क्या हुआ, तब लोग वापस फिजिकल मार्केट में जाने लग गए, और एकदम से जो बूम आया था वो पूरी तरीके से डाउन हो गया। अब कंपनियों को तो क्या लग रहा था, जितनी भी कंपनी थी, ये एक अकेली, मैं बायजू की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा एडटेक सेगमेंट और एडटेक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कि सबको लग रहा था कि अब बूम आया है, अब ये रुकेगा नहीं, अब ये टॉप पे जाएगा। जब भी हम बिजनेस करते हैं हम सोचते हैं कि हमने पिछले महीने जो बिजनेस किया था उससे अच्छा हम अगले महीने करें। ऐसा ही जॉब में रहता है, जब हम क्या कहते हैं पिछले साल जो बिजनेस किया है उससे ज़्यादा अच्छा इस साल करें। लेकिन ऐसा संभव होता है, पर अगर पैंडेमिक जैसी सिचुएशन जो ओकेशनली आती है या बाय डिफ़ॉल्ट आती है, वो हर बार नहीं आती है। तो एक्चुअली क्या हुआ, किसी भी कंपनी का ये सोचना कि हमें अब बूम मिलेगा, ये गलत नहीं था। लेकिन लॉकडाउन ने ऑनलाइन मार्केट को हमें इस तरीके से दिखा दिया जो अगले 20-30 साल बाद का विजन था। मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कि 2019 में हमने वो ग्रोथ देख ली जो शायद हम 2030-2040 में देखते। और इसी से एक बहुत बड़ा झटका लगा हर एक एडटेक कंपनी को, वो वहाँ नहीं पहुँच पाई जहाँ वो पहुँचना चाह रही थी, एकदम से नीचे गिर गई। लेकिन उसी के साथ 2020 में आई NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हमारे नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी ना बोल करके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोलिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसके अंदर आप देखोगे कि मोदी जी ने बहुत बड़े पैमाने पे क्या किया है, ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया है। आप चाहे स्कूल में हो, आप चाहे कॉलेज में हो, आपको हर तरीके से एक ही चीज़ है कि ऑनलाइन पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप रोबोटिक्स को सीख सकते हो, ऑनलाइन कोई स्किल को लर्न कर सकते हो, ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, और कितना ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑनलाइन यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी चीज़ का। लेकिन 2020 में जो पॉलिसी आई लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, कई सारे चैलेंज थे हमारी एजुकेशन पॉलिसी को बदलने के लिए। फाइनली 2024 में इस पॉलिसी के ऊपर मोदी जी ने कहा है कि अब 2024 में हम इसको लॉन्च करेंगे। तो अभी 2024 चल रहा है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो बहुत मोस्ट पॉसिबल चांसेस है कि हमें देखने को मिलेगा एडटेक कंपनीज के अंदर बहुत बड़ा बूम दोबारा से। जरूरी नहीं है कि वो बायजूस हो, उसके अलावा और भी कंपनियां हैं जो मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उनको हमें ग्रोथ पाते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम घर बैठ कर के बहुत सारी स्किल सीख पाएंगे, हमारे देश के स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे सीख पाएंगे। अब ये तो मैंने आपको बताई कि पैंडेमिक की वजह से क्या एरर आया था, इसके अलावा एक दिक्कत और थी
एक दिक्कत सबसे बड़ी क्या थी कि बायजूस ने क्या किया, जब उसके पास में इन्वेस्टमेंट आना चालू हो गया तो उसने वहाँ पे एक गलती की। उसने अपने सेगमेंट को छोड़ करके दूसरे सेगमेंट में भी जाने लग गया। उसने कई आकाश को एक्वायर कर लिया, उसने कई वाइट हेड जूनियर को एक्वायर कर लिया। अब वाइट हेड जूनियर जो कंपनी थी वो उतनी अच्छी नहीं चल पा रही थी, है ना। तो उसके ना चलने की वजह से क्या हुआ कि उसकी जो लाइबिलिटी थी वो भी बायजूस पे आ गई। इन्होंने और भी कई सारी कंपनियां एडटेक की खरीद ली, वो नहीं चल पा रही थी, उनकी भी लाइबिलिटी बायजूस पे आ गई। तो जब मल्टीपल कंपनीज के फेल होने की लाइबिलिटी इस पे आई तो ये अपने आप को संभाल नहीं पाया। ठीक है, अब समझिएगा आप एक छोटे से एग्जाम्पल से, घर में एक 4 लोगों की फैमिली है और एक पर्सन गलती कर दे, वो घर का छोटा बेटा है, तो बाकी 3 मिलके किसी तरीके से उसको समझा लेंगे। लेकिन अगर घर का एक बड़ा बुजुर्ग है और बाकी के 3 मेंबर गलती कर रहे हैं तो वो एक अकेला बुजुर्ग सबको हाथ लगाने कहाँ तक जाएगा। ऐसा ही कुछ बायजूस के साथ में हुआ। साथ ही साथ इनकी टीम में सेल्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि इनके जो सेल्स एजेंट थे वो पेरेंट्स को पुश करते थे, जो बच्चे को इडियट साबित करने की कोशिश करते थे और पेरेंट्स के ऊपर फोर्स बनाते थे कि वो अपने बच्चों को इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करें। तो ऐसी भी नेगेटिव बातें थी, लेकिन ऐसी नेगेटिव बातें कई कंपनियों के साथ में होती है क्योंकि जो नीचे का सेल्समैन कर रहा है, टॉप मैनेजमेंट से इस प्रकार की कोई गलती किसी ने नहीं की है। अभी रिसेंटली में बायजूस की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। अगर मैं आपको बताऊं कि बायजूस में क्या चल रहा है तो भैया अभी कहानी ऐसी है कि जिस तरीके से भारत पे कंपनी से अश्विनी ग्रोवर को मालिक होने के बाद में, स्टार्टअप ऑनर होने के बावजूद निकाल लिया था सभी लोगों ने मिलकर के, ठीक वैसी ही प्लानिंग बायजूस कंपनी के बाकी मैनेजमेंट के लोग बना रहे हैं कि मिस्टर बायजूस रविंद्रन को निकाल दिया जाए। लेकिन मिस्टर बायजूस ने भी कुछ ना कुछ दिमाग लगाया हुआ है। वो गए हैं कोर्ट के पास में और उन्होंने स्टे लगा दिया इस प्रोसेस के ऊपर। अब उन्हें कोई भी यहाँ से नहीं निकाल सकता है। साथ ही साथ कंपनी की बहुत ज़्यादा लंका लगी हुई है दोस्तों। जो कंपनी 10,000 करोड़ के वैल्यूएशन तक पहुंच गई थी वो सीधे गिरकर 100 करोड़ के वैल्यूएशन के आसपास पहुंच गई है। और इसके लगभग जितने फिजिकल सेंटर्स थे वो बंद होते जा रहे हैं और जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें देने के लिए सैलरी के लिए कोई पैसे का बजट इनके पास में नहीं है। लेकिन मिस्टर बायजूस ने एक दिमाग लगाया है, उन्होंने एक इन्वेस्टर सर्च किया है जिससे उन्हें आने वाले समय में 250 करोड़ का फंड मिल सकता है। लेकिन आप समझिएगा जो 250 करोड़ का फंड जो उनको मिलेगा वो उन्हें 99% की डी ग्रोथ पे मिलेगा, है ना, जो इतना अच्छा साउंड नहीं करता है। तो अभी बताना बहुत मुश्किल है कि बायजूस चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, मिस्टर बायजूस रविंद्रन वही थे जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके इतना बड़ा नेटवर्क बनाया और लैंडमार्क सेट किया कि हाँ भाई मैं हूँ स्टार्टअप की दुनिया का नंबर 1 एडटेक। तो अगर उनके पास में जब कुछ नहीं था और उन्होंने इतना सब कुछ कर लिया था तो ऑब्वियस सी बात है अभी तो उनके पास फिर भी बहुत कुछ है और उसे लेकर के वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मेरे जो भी सब्सक्राइबर इस चैनल को या इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि समझिए कि किस प्रकार से गलतियां होती है एक बिजनेस मॉडल के अंदर। उनकी समस्याएं से वही सुलझा सकते हैं, आप और मैं नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं तो एक बार प्रॉपर समझिए और गलती ना करें। अगर आपको लगता है किसी प्रकार की काउंसलिंग कंसल्टिंग की ज़रूरत है तो हमसे संपर्क करें। थैंक यू सो मच।